Welcome back students on my channel Physics Online Content. I am Savita Sharma, your physics teacher. Today we will discuss about the remaining part of the chapter gravitation. Firstly, I want to tell about the motion of object under the influence of gravitational force of the earth. Means अगर अर्थ किसी चीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगा, क्या इक्वेशंस निकलेंगी। जैसे हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था लीनियर मोशन इक्वेशंस, तो यहाँ पे भी इनकी इक्वेशंस आएंगी। अगर मोशन है तो इक्वेशंस बनेंगी, तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन के केस में हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड एंड लास्ट इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी वो इक्वेशंस क्या आएंगी, जो एक्सेलरेशन था लीनियर के केस में a से डिनोट किया गया था, लेकिन यहाँ अर्थ ग्रेविटी काम कर रही है, अर्थ का फोर्स काम कर रहा है, उस केस में हमने एक्सेलरेशन लिया था, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था कैपिटल G, तो यहाँ पे A को G से रिप्लेस करेंगे। मीन्स अब इक्वेशन जो बनेंगी वो होंगे हमारे पास सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v is the final velocity of the object and u is the initial velocity of the object. Small g is the acceleration due to gravity and t is the time. Next equation is h is equal to ut plus half, a को फिर से g से रिप्लेस करेंगे जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे जो s है वो हमने रिप्लेस किया h के साथ। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ के मोशन की बात कर रहे हैं तो अर्थ अगर अपवर्ड में किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो वो डाउनवर्ड में आएगा। अगर अपवर्ड से आप कोई थ्रो कर रहे हो तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड में आएगा। तो ये मोशन जो हुआ वो अर्थ की साइड, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हाइट में मेजर करेंगे, इसलिए हमने इसको h से डिनोट किया। नेक्स्ट एंड लास्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर is the final velocity, u square is the initial, and g is the acceleration due to gravity, and h is the height। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस मीन्स जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव। फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल आप थ्रो कर रहे हैं, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर किसी हाइट से लेके और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो कर रहे हो तो g की वैल्यू क्या ली जाएगी, g की वैल्यू इस केस में लेंगे हम नेगेटिव। मीन्स आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और वहाँ से किसी बॉल है आपके हाथ में और बॉल को आप नीचे की साइड फेंक रहे हो तो इसकी जो वैल्यू लोगे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव लोगे। नेक्स्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड फेंकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो फाइनल वेलोसिटी आएगी आपके पास 0, v इज इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ से बॉल थ्रो करते हैं, अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं और बॉल को ऊपर की साइड फेंकेंगे तो एक रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है बॉल, उसी के बाद अर्थ अपनी साइड खींचती है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो इट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास। मास क्या होता है? मास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, हर ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की क्वांटिटी होती है, वो होती है मास। मास नेवर बी 0, कभी भी मास 0 नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कितना भी लाइट ऑब्जेक्ट आपको फील हो रहा है, हैवी ऑब्जेक्ट का तो आप समझ सकते हो कि मास होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी लाइट है उसके पास भी उसका मास होता है। जैसे ये पेपर है, पेपर के पास भी अपना कुछ ना कुछ मास है। मास कैन नेवर बी 0। थर्ड पॉइंट इज, आप लिख सकते हो इसमें, मास कैन नेवर बी
जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता मास। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेनिंग एट रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट इज द ग्रेटर द मास, जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी चेंज नहीं होता। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाना, किसी दूसरे प्लेनेट पे भी चले जाओगे तो भी मास चेंज नहीं होता। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, वो हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप मून पे चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे आप जाओगे तो आपका जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक्चुअल क्वांटिटी सेम रहेगी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। मैग्नीट्यूड जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ है, ईस्ट है, तो मास ये चीज़ें नहीं बताता है। मास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, जो यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेट। वेट क्या होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। मतलब वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक टाइप से फोर्स है। और फोर्स क्या होता है, अर्थ के केस में mg। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती है तो फोर्स अप्लाई होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो वेट एक टाइप से कह रहा है कि फोर्स है। वेट क्या एक टाइप से, ध्यान रखना, वेट क्या एक टाइप से फोर्स है। वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट फोर्स के इक्वल होता है। अर्थ किसी चीज को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है तो वो क्या होगा, वेट। इसलिए वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करता है। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, क्योंकि फोर्स अर्थ किसी चीज को खींचती है अपनी साइड तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। अगर फोर्स डाउनवर्ड में है ऑब्जेक्ट का तो वेट भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स हमारे पास mg है तो वेट भी क्या होगा, mg। वेट हमारे पास क्या होगा, mg। अब यूनिट की बात आती है तो वेट की यूनिट क्या होगी। वेट की यूनिट देखो, फोर्स के इक्वल है वेट, तो फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन है तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अपना आप जब भी मेज़र करते हो खुद का वेट मेज़र करते हो, ना कि वेगिंग मशीन पे। जब भी हम मेज़र करते हैं, वेगिंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हम सिर्फ अपना वेट मेज़र करते हैं, ना कि हम मास आप निकाल सकते हो। मास कैसे निकालेंगे, वेट इज इक्वल टू mg। आपने अपना वेट मेजर किया, अगर इसको g की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास मास आ जाएगा। और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मास कभी भी चेंज नहीं होता, किसी भी प्लेनेट पे चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट है, वेट वेरी करता है, हमेशा चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। इवन अर्थ पे भी चेंज होगा, पोल पे अलग होगा, इक्वेटर पे वेट चेंज होगा। क्योंकि वेट क्यों चेंज होता है, वेट डिपेंड करता है जी की वैल्यू। मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जो जी है, ग्रेविटी है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। हर प्लेनेट की अलग ग्रेविटी अपनी, अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये वेट हम ऑब्जेक्ट का मून पे निकालें। अगर मास पूछता है मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का कि हम 1 किलोग्राम शुगर लेके जा रहे हैं, अर्थ पे उसका मास 1 किलोग्राम है, तो मून पे भी उसका मास क्या होगा, 1 किलोग्राम ही होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि अगर 1 न्यूटन वेट है अर्थ पे तो उस शुगर का वेट क्या होगा मून पे, तो वो वेरी करेगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से चेंज है। ये कंपैरिजन है अर्थ के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये सोल्व किया हुआ है
इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया m, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया तो शुगर का मास है m, मून पे उसका वेट हो गया Wm से डिनोट किया m मून, Wm वेट, मास ऑफ द मून हो गया mm एंड रेडियस भी Rm। तो यहाँ पे आप ये मैंने वैल्यू पुट करके निकाला हुआ है, तो आप वैल्यू पुट करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं। वेट मैंने बताया फोर्स के इक्वल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm/r², तो वेट को भी लिख सकते हैं Gmm/r²। मास ऑफ द मून कांस्टेंट वैल्यू है 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। रेडियस मून की भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही अर्थ का फोर्स निकाल लिया, या वेट कह सकते हैं, वेट हमें पता है वो निकाल लेंगे, या फिर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जो अर्थ का मास है वो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, मास ऑफ द अर्थ। और रेडियस अर्थ की क्या है, 6 इंटू 10⁻, आई थिंक 10⁻6 के अराउंड है। आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और वैल्यू पुट करने के बाद अर्थ का वेट आ जाएगा। दोनों को कंपैरिजन करोगे, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख के कंपेयर कर सकते हैं। जो इनका कंपैरिजन आएगा, कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा 1/6। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 6 किलोग्राम है, तो उसका मून पे क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के कंपैरिजन में वो बहुत लाइट हो जाएगा। अर्थ के कंपैरिजन में हो गया 1/6 का मतलब 1 kg। आप ये करके देखेंगे सोल्व। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट है अगर नेट फोर्स आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, और हम कह सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हैं कोई फोर्स, तो वो थ्रस्ट होगा। जैसे मैं इस पेन को अगर पेन से यहाँ फोर्स अप्लाई करती हूँ नोटबुक पे, तो ये जो हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने इसकी टिप रखी हुई है नोटबुक पे, तो ये है हमारे पास थ्रस्ट। आप अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, थ्रस्ट है, इट मीन्स ये फोर्स ही है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट है नेट फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, अगर फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया लेते हैं, मीन्स अगर मैं मेरा थंब अप्लाई करती हूँ, इस पे मैंने फोर्स एक्सर्ट किया नोटबुक पे, तो जो ये एरिया कवर कर रखा है, ये इतने एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये रेशियो क्या कहलाएगा, प्रेशर। इट मीन्स मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारे पास प्रेशर हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, या कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या होगी प्रेशर की, यहाँ से अगर निकालें तो थ्रस्ट फोर्स के इक्वल है न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ गई हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको कह सकते हैं पास्कल। याद रखना प्रेशर की यूनिट क्या है हमारे पास, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट अ लार्जर प्रेशर। अगर आप फोर्स स्मॉल एरिया पे एक्सर्ट कर रहे हो, मीन्स अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर होगा लार्ज। आप किसी भी नुकीली चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी नुकीला ऑब्जेक्ट है, अगर आप उससे फोर्स अप्लाई करोगे कहीं पे भी तो वो प्रेशर ज़्यादा देगा। अगर आपके पास वो उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्मॉल प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये रिवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट इज प्रेशर इन फ्लूइड। जैसे सॉलिड है, सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सबको पता है। तो फ्लूइड क्या होते हैं, जो ना ही तो टोटली सॉलिड स्टेट में होते हैं और ना ही वो टोटली लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे वाइटनर है, वाइटनर हम यूज़ करते हैं, वो ना ही तो प्रॉपर सॉलिड स्टेट में और ना ही वो प्रॉपर लिक्विड स्टेट में।
तो फ्लूइड के पास भी अपना वेट होता है, फ्लूइड है वेट, फ्लूइड के पास भी वेट है। फ्लूइड क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर के बेस और वॉल पे। जैसे हम ये कंटेनर ले लेते हैं, कोई टब है, इसमें हमने फ्लूइड डाला, ये फ्लूइड क्या करेगा, ये बेस है कंटेनर का, तो यहाँ पे भी प्रेशर डाउनवर्ड में भी कर रहा है, ये इसकी वॉल है, वॉल पे भी कर रहा है। तो हमेशा फ्लूइड वॉल और बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट है बायोएंसी। बायोएंसी क्या होती है, बायोएंसी, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में आपने लिक्विड रखा, लिक्विड रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट डिप कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डिप करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिप किया, आपको पता है ग्रेविटी काम कर रही है, अर्थ इसको अपनी साइड खींचती है, अर्थ फोर्स लगा रही है। अर्थ तो हर चीज़ को अपनी साइड, अगर उसके ग्रेविटेशनल एरिया में है तो अर्थ कोशिश करती है हर ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचने की। अर्थ ने इस पे प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया mg। लेकिन लिक्विड भी क्या कर रहा है, ये लिक्विड भी इस ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगा रहा है, जितना भी लगा सकता है। किधर लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड तो फोर्स होगा सिर्फ अर्थ का, और लिक्विड कहाँ लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। इसकी वजह से क्या है, ये ऑब्जेक्ट बैलेंस है, अगर ये पार्शियली फील्ड है तो। उसके बाद अगर यहाँ पे नेट फोर्स निकाला जाए, मीन्स अगर ये 1000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे 800 न्यूटन लगा रहा है, तो बैलेंसिंग फोर्स क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, तो नेट कितना हुआ 1000, ये अपोजिट में गया इसलिए माइनस साइन, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट। 800 तो नेट फोर्स लगा 200 न्यूटन। तो अगर लिक्विड, कोई भी फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो है बायोएंसी। कोई भी लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगी, बायोएंसी। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल और ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायएंट फोर्स। उसको हम अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं और बायएंट फोर्स भी बोल सकते हैं। अब बायएंसी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड सेकंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, अभी हमने बायएंसी पढ़ा। बायएंसी क्या था, अगर अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऊपर की साइड फोर्स लगता है, लिक्विड लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो वो क्या है, बायएंसी। यहीं से आर्किमिडीज ने क्या बताया कि लिक्विड अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये देखो ये क्या लगाएगा, अपवर्ड, ये फुल्ली फिल है, और हमने इसमें ऑब्जेक्ट को डिप किया, ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे, लिक्विड फोर्स लगाएगा। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स लगाया लिक्विड ने, लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा इसमें, इसमें से जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे तो पानी अगर स्पेस नहीं है तो ऐसे बाहर की साइड निकलेगा। हम ये एक्टिविटी मैक्सिमम घर पे करके देख सकते हैं और करके देखते भी हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, पानी ऐसे बाहर की साइड निकलेगा। तो ये कह रहा है कितना फोर्स लगाएगा लिक्विड, लिक्विड फोर्स लगाएगा जितना ये पानी बाहर निकला है इसका वेट है उसके इक्वल। क्या कहता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इम्प्रेस्ड फुली और पार्शली, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर या तो कंप्लीटली डाल देते हैं या हाफ पोर्शन पे वो है, इट एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड फोर्स। तो ये लिक्विड क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा, दैट इज, जो कि इक्वल है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के वेट के इक्वल है जो बाहर निकल चुका है, डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो इसके द्वारा फ्लूइड बाहर निकाला गया है इसके वेट के इक्वल। मीन्स जितना पानी बाहर निकला उतना ही लिक्विड ने फोर्स लगाया। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस मीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ काम आता है। सबसे पहले यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, शिप और सबमरीन को बनाने के काम आता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या होता है, ये एक अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है जो मिल्क
मिल्क की प्योरिटी बताता है, कितना प्योर है मिल्क, तो वो लैक्टोमीटर बनाने के काम आता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होते हैं? हाइड्रोमीटर होते हैं जो लिक्विड की डेंसिटी बताते हैं। डेंसिटी क्या बताया? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो लिक्विड की डेंसिटी बताते हैं वो हाइड्रोमीटर्स होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव क्या होते हैं? रिलेटिव कौन होते हैं? हमारे जिनसे हमारा रिलेशन होता है। तो एक टाइप से ये रिलेशन बताएगा डेंसिटी में। अब रिलेशन के लिए या तो दो ऑब्जेक्ट, जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोगों के रिलेशन होते हैं, रिलेटिव है, ऐसे ही यहाँ पे डेंसिटी का रिलेटिव बताना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो मिलेंगी, दो सब्सटेंस तो मिलेंगे ही, तभी रिलेशन निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ दो सब्सटेंस होंगे जिनके बीच का रिलेशन बताना है, डेंसिटी में रिलेशन बताना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। मतलब वाटर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिप कर रहे हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है ना, तो रिलेशन निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या डिफाइन करेंगे? ये रेशियो है किसके बीच का? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर। इन दोनों के जो डेंसिटी का रेशियो आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी होगा। इट इज डिफाइंड एज it is the ratio of density of substance to the density of the water. Now this chapter is completed. Thank you and have a nice day. अगर आपको समझ में आया है तो चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।